गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज आप लोगों के बीच 2 या 3 दिन के गैप के बाद फिर से उपस्थित हुआ हूं। कारण था हेल्थ संबंधी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, लेकिन अब फिर से उसी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने इस बीच जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज किया होगा और बहुत सारी पढ़ाई की होगी। लास्ट टाइम पे हमने जो टॉपिक पढ़ा था वह था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि एक तंत्र है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं। उन आवेशों के कारण यदि हमें केवल एक आवेश पर बल ज्ञात करना हो तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह आज हमें उसी सीरीज को आगे बढ़ाना है, यानी कि जहां हमने छोड़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे हम कुछ दूसरे फॉर्म में। जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उसकी आज हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वह पढ़ाई हम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या उसको यूटिलाइज करना हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको अध्यारोपण के सिद्धांत का ही प्रयोग बताते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाऊंगा उसमें मैं कंपेयर मेथड यूज कर रहा हूं। एक नया तरीका मैंने निकाला हुआ है जिसमें मैं एक जैसे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आपको ये वाली चीज फाइंड करनी थी और इस क्वेश्चन में आपको ये बात फाइंड करनी थी। क्वेश्चंस पूरे चैप्टर से अच्छे तरीके से रिसर्च करके और ये देख के कि भाई सारे क्वेश्चंस तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो कम से कम 50 से लेकर 60 क्वेश्चन बन जाते हैं, बुक में दिए भी रहते हैं, इतने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो अब इतने क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, क्योंकि करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा लगेगा, साथ में हमें सीखना भी है, तो किस तरीके से हम करें। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करते हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सीखने की तरफ जाएं। उसमें जो मेथड लग रहा है, उसकी जो विधि है, वो विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां पर मैंने कोई 7 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं जो पूरे चैप्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व का अर्थ भी आपको समझना है कि वो 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, उनको अगर आप कर लेते हैं, आपको समझ आ जाते हैं, तो लगभग आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उन्हें करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें यदि आप ध्यान रख लें, यानी कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप में प्रीवियस नॉलेज या जो पूर्व ज्ञान है वो क्या होना चाहिए, यदि वो है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि जो सदिश होते हैं उनका परिणामी क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। यानी कि एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फटाफट आपको समझना है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच में थीटा कोण है। इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो परिणामी है वह क्या होगा। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहता हूं आपको कि आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो हमेशा बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो ए और बी 2 सदिश हैं, इन 2 सदिश का यदि हमें परिणामी ज्ञात करना है, रिजल्टेंट ज्ञात करना है, तो इनका रिजल्टेंट मान लीजिए r होता है, तो उसका मान होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला यहां पर बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर a और b का अर्थ 2 फोर्सेस होंगे, एक फोर्स ये होगा F1 और एक ये होगा F2, और इनके बीच में आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, परिणामी फाइंड करना पड़ेगा या रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इनके बीच में कोण क्या है वो ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका चार्ज यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लिखा है मैंने, तो जो डायरेक्शन आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा आउटवर्ड होगी। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और आप इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज है, मान लीजिए पी पॉइंट है, यहां पर आप फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के लिए आपको ये डायरेक्शन आउटवर्ड रखनी है। ध्यान में रखिए, पॉजिटिव के लिए जो डायरेक्शन रखनी है वो आउटवर्ड रखनी है, यानी कि बाहर की ओर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहां पर डायरेक्शन के थ्रू ही सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया। यदि नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तब क्या होगा? मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, सेम कंडीशन बनाता हूं, P पॉइंट है, यहां पर आपको फोर्स फाइंड करना है। तो जब आप फोर्स फाइंड करेंगे तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड नहीं होगी, बल्कि इसको आपको क्या करना, अंदर की तरफ लाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों की दोनों। पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर जिस भी चार्ज पर आप फोर्स फाइंड कर रहे हैं उसका आवेश आपको नहीं देखना है, आपको सीधे उस पॉइंट पे डायरेक्शन आउटवर्ड कर देनी है। नेगेटिव के कारण आप फोर्स निकाल रहे हैं, पॉइंट पे आपको डायरेक्शन अंदर की ओर कर लेनी है। 3 बातें आपको याद हो गई होंगी। इसके अलावा जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यदि यहां पर एक ट्राइंगल दिया जाता है, क्योंकि ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन ही यहां पर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ट्राइंगल भी एक स्पेशल कंडीशन का ट्राइंगल आपको दिया जाता है। हालांकि कोई फिक्स नहीं है कि वही ट्राइंगल दिया जाएगा, और भी ट्राइंगल दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जनरली दिया जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समान भुजाएं जिस त्रिभुज की हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया जाता है। यहां पे थोड़ा सा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज है, यहां पे मैं लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, यहां पे मैं समझा देता हूं आपको, उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। मान लीजिए ए है, बी सी है, तो यहां पर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी होता है। साथ ही ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे प्रत्येक एंगल इसका 60 डिग्री का होता है, ध्यान दीजिए। दूसरी बात, यदि एंगल मुझे यहां फाइंड करना है, मान लीजिए एक डायरेक्शन ये आ जाती है, यहां पे एंगल फाइंड करना है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, देखो ये सीधी लाइन हो गई, इस पे कितने का एंगल बनेगा, यहां से लेकर यहां तक 180 बनेगा। यहां पे कितना हो चुका है, 60। तो ये जो बचेगा अंदर की तरफ, ये कितना बचेगा, 120। तो लगभग सारे क्वेश्चन इस कैटेगरी के ही होते हैं, 60 और 120 का एंगल यहां पे जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी बेसिक चीजें हैं कि भाई समकोण त्रिभुज होगा तो कितने डिग्री का कोण होगा, कैसे उसकी पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स ना आना या मैथमेटिक्स ना आना वो यही है कि आपको जो कक्षा 9th और 10th का बेसिक नॉलेज है वो याद नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगली चीज जो पूछी जाएगी वो है स्क्वायर से रिलेटेड। तो जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में आपको क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर कैसा होता है, तो यहां पे फिर से स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। स्क्वायर 4 भुजाओं वाली एक आकृति होगी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर होगी, जैसे ए बी सी और ये डी हो गया। स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। यहां पे दूसरा नॉलेज आपको ये चाहिए कि ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है यहां पे इसके डायगोनल्स। ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल की लंबाई होती है √2 इंटू ए। ध्यान दीजिए, √2 इंटू ए, यानी कि √2 इंटू, यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं भुजा। ए का मतलब यहां पे क्या है, भुजा। जो डायगोनल है, डायगोनल को हम कहते हैं विकर्ण। ये विकर्ण की लंबाई होती है √2 इंटू भुजा। कैसे निकलती, बहुत इजी है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बताया आपको, वही फॉर्मूला लगाना है, एक ट्राइंगल लेना है और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो उससे ये निकल जाता है ये। दूसरी चीज, ये विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य बिंदु पर जब काटेंगे तो मध्य बिंदु काटने का अर्थ क्या हुआ कि यहां से लेकर, मान लो ये O है, तो जो O है, OB है, OC है या OD है, इनकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी √2 इंटू A/2। तो ये इंपॉर्टेंट था, राइट। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये इनकी जो विकर्ण होते हैं, जो इनका कटान बिंदु होता है, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इनकी आवश्यकता होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। एक और यहाँ पे बात, आवश्यकता तो बहुत सारी चीजों की होगी, सारी बेसिक ही हैं,
लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उनमें और किस चीज की आवश्यकता हो रही है वो भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप एक चार्ज ले रहे हैं, बेसिक नॉलेज जहां से हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि जो चार्ज की फॉर्मेशन होती है वह किसी मैटर में होगी, यानी कि किसी वस्तु में होती है या किसी पदार्थ में होती है, और जो पदार्थ होगा उसमें द्रव्यमान जरूर होगा। तो हम कह रहे हैं कि एक चार्ज है और वह हवा में लटका हुआ है। मान लीजिए इसे कहते हैं कि एक चार्ज स्फीयर है, एक आवेशित गोला है, भाई ये है आवेशित गोला और हवा में लटका हुआ है। तो आपको पता है जब कोई भी चीज हवा में होती है, हमने ऊपर खड़ा करके रखा है, तो वो हमेशा नीचे एक फोर्स लगाता है जिसको हम उसका भार कहते हैं और इसका मान होता है mg। इसको हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं या वेट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो भार होता है यही उसका बल भी होता है, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ, तो इसी को हम बल भी कहते हैं। इसकी भी आवश्यकता होगी। तो इतनी चीजें अगर आपको पता हो तो मुझे लगता है जो क्वेश्चन मैं अब बताने वाला हूं आपको, वो सारे की समझ में आ जाएंगे। बार बार कहता हूं कि ये जो हम पहले टाइम लेते हैं ये इसलिए लेते हैं कि हमारा मकसद होता है हमें सीखना है, हमें रटना नहीं है। जिन्हें जाके सीधे क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो भाई बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, बहुत मतलब ऐसा है कि आपको हर जगह आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीखना है तो फिर आप एक एक स्टेप अच्छे तरीके से सीखिए, काम वो कीजिए जो आपको भविष्य में फायदा दे, जिसका आप यूटिलाइज, मैं बार बार कहता हूं यूटिलाइजेशन करना आपको आना चाहिए। अनुप्रयोग जब तक आपको आएगा नहीं फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। यहां पर एक चार्ज स्फीयर दिया हुआ है जो कि हवा में है। यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक चार्ज स्फीयर है और वो चार्ज स्फीयर इस तरीके से हवा में है, राइट। ठीक उससे 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि यहां से लेकर यहां 5 सेंटीमीटर नीचे एक और स्फीयर, चार्ज स्फीयर रखा हुआ। एक चार्ज तो ये है और एक चार्ज हमने फिर ये रख लिया, ये माना Q1 है और ये क्या है, Q2 है। अब ये इस तरीके की व्यवस्था बनी है कि ये जो चार्ज स्फीयर है ये हवा में झूल रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, साम्य अवस्था में है। समझ में आ रहा होगा। नीचे से जो स्फीयर है उसने उस स्फीयर को कहां, हवा में ही टांग के रखा हुआ है, यानी कि उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्या है इसमें। तो आप एक एक चीज ध्यान रखिए कि यदि ये चार्ज स्फीयर ना होता तो मैंने अभी कहा ना कि जो पहला चार्ज स्फीयर है, जो पहला आवेशित गोला है, उसे हवा में नहीं रहना चाहिए था, उसे जमीन पे आ जाना चाहिए था। कोई भी चीज है आप करके देखिए ना, एक ईंट लीजिए या एक लोहे का कोई टुकड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और उसको कोशिश करेंगे यार हवा में छोड़ दें और सोचें कि ये यहां पर हवा में टंग जाए, वहां बैलेंस होगा, वो नहीं होगा, सीधे कहां आएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। क्यों आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आएगा। समझ में आ गया। सेम चीज यहां पे है कि ये स्फीयर, अगर ये स्फीयर ना होता तो सीधे कहां आ जाता, अर्थ पर आ जाता। ये बैलेंस है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले ये नीचे आता अपने बल के कारण, और वो बल कितना होता अभी भी बताया था मैंने, mg। तो mg बल इस पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इतना बल तो इसमें लग रहा है नीचे की ओर। अब एक ऐसा आवेश नीचे होना चाहिए जो उस पे उतना ही फोर्स कहां को लगाए, ऊपर की तरफ, यानी कि ये इस पे बल लगा रहा होगा, जो F बल होगा वो कहां लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ। अब यदि नीचे का बल और ऊपर का बल एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो भाई टोटल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और वो जहां है उस पे बल ही नहीं लग रहा है तो अंतरिक्ष वाली कंडीशन आ गई ना, वो नीचे आएगा ही नहीं। नीचे किसके कारण आ रहा था, mg के कारण आ रहा था। नीचे से उतना ही बल मिल गया तो वो नीचे नहीं आएगा। अब आप इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। ईंट था, अगर आप उसको हवा में छोड़ेंगे तो वो नीचे आता है, लेकिन जैसे आप हाथ लगा देंगे ऐसी कंडीशन में रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके हाथ ने उसका जो बल है उतना ही बल उसको क्या करवाया है, प्रोवाइड करवाया है। सब चीज समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन करना है, ये बल mg है, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो बल कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तभी कह रहा हूं कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं। Q1 Q2 दो आवेश हैं, उन दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, फिलहाल मैं R कह रहा हूं, वैसे यहां पे R का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट, समझ में आ रहा है। और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना लगता है ये हमें पता है, इतना लगता है। किसने बताया है? कूलाम ने बताया है, और ये कूलाम का नियम है, ठीक है। यहां पे कंडीशन क्या है कि वो हवा में है और बैलेंस है, तो हमें साथ में एक और एडिशनल नॉलेज अपना यहां पे ट्राई करना है, उसको यूटिलाइज करना है। और क्या है वो कि उस पे एक फोर्स जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं वो नीचे की ओर लग रहा होगा, तब ये फोर्स कहां को लगना चाहिए? ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो इसका मतलब उनमें प्रतिकर्षण बल होगा ऊपर की ओर, तभी तो लगेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि कंडीशन होगी F इज इक्वल्स टू mc। दैट्स इट, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब यहां पे जो जो वैल्यूज दे रखी, यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू जी। मैं ये आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं। अब आप बोलेंगे ये इक्वेशन क्यों दे रहे हैं? यहां पे देखिए, मैंने कहा ना, मैं जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या क्या पूछा जा सकता है? यहां पे पूछा जा सकता है m का मान, पहला क्वेश्चन कि भाई द्रव्यमान कितना है, कंडीशन दे देगा आपको, सारी कंडीशंस दे देगा कि एक m द्रव्यमान का गोला या आवेश इस तरीके से है। बाद में आपसे पूछ रहा है वो द्रव्यमान याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सेम करेंगे। ये सारी वैल्यूज हमको नॉन होगी, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं। Q1 Q2 दिया होगा, R दिया होगा, G हमें ऑलरेडी पता है, हम M ज्ञात कर सकते हैं। अगली चीज यहां पे क्वेश्चन क्या हो सकता है? Q1 Q2 में से भी कुछ हो सकता है, या तो Q1 दे दे Q2 पूछ ले, Q2 दे दे Q1 पूछ ले, बात देखी हुई, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं, राइट। हो सकता है Q1 Q2 सब दे दे, R ज्ञात करने के लिए पूछ ले, यानी कि R न दे, हमें कहे एक दूरी पर है, कोई R दूरी पर है, कहां है? R दूरी पर। समझ में आ रहा है? तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। M के बारे में पूछा जा सकता है, R के बारे में पूछा जा सकता है, Q1 और Q2 के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है। तो 3 क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं, तीनों के रिप्लाई इसी मेथड से आपको करने हैं। सीखने की तरफ चलिए, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो अभी तक मैंने जो बताया आपको वो सब आपको यदि समझ में आ गया है, तो यहां पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्योंकि भाई यहां पे तो मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, कंडीशंस ये सारी हो सकती हैं, लेकिन यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। R दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को आप चेंज कर दीजिए, 5 × 10⁻² मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है, आपको 1/100 करना होता है, उसे इस तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा Q1 दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया हुआ है। यहां पर M भी दिया गया है, 8 ग्राम दिया गया है, तो ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कीजिए, तो 8 × 10⁻³ केजी हो जाएगा। और Q2 यहां पर आपको फाइंड करना है। तो देख लीजिए, जो सारी सिचुएशंस मैंने यहां पर डिस्कस की उनमें से एक पूछी गई है, आपको Q2 का मान यहां पर ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, फॉर्मूला हमारे पास है, ये मेन फॉर्मूला है। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, अपने आप ही रिजल्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहां पे कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर की तरफ इसको करता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे कंडीशन क्या है, आपके पास मिला है F = mg, और इसी को मैंने लिखा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। अब देखिए ये वैल्यूज हैं, तो आप रखेंगे 9 × 10⁹, इसका मान होता है, ध्यान से Q1 दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁸ दिया है, Q2 आपको ज्ञात करना है, R की वैल्यू दी हुई है, तो R की वैल्यू है 5 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल्स टू M के स्थान पे आप रख दीजिए 8 × 10⁻³ और G का मान होता है 9.8। तो सारी वैल्यूज यहां पे आपको पता है, केवल आपको Q पता नहीं है, और Q ही आपको यहां पे ज्ञात करना है। तो फिर से आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था कि Q1 Q2 दो चार्ज स्पेयर हैं, Q1 का मान आपको दिया हुआ था,
कंडीशन दी है कि ये एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और ऐसी व्यवस्था बनी है कि ये बैलेंस है। तो आपको जो Q2 आवेश है उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर बताना है कि वह किस प्रकृति का होगा। तो यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, प्रकृति में पहले ही आपको बता चुका हूं। अब यहां पे केवल आपको मान फाइंड करना है और उसके लिए ये इक्वेशन बन गई। अब आप Q2 को फाइंड कीजिए। तो Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां से सारी वैल्यूज को उधर की तरफ ट्रांसफर कीजिए, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 9.8। अब ये अपॉन में है, साथ में 25 हो जाएगा और 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये अपॉन में जाएगा यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको केवल इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा यानी कि Q2 इज इक्वल्स टू आपको प्राप्त हो रहा है 4.36 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। तो कैलकुलेशन आप खुद करिए। जैसे यहाँ पे 5 से 25 5 टाइम कट जाएगा, लगभग 9 है, इससे ये 1 टाइम कट जाएगा। तो कैलकुलेशन खुद कर लीजिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना आना ही चाहिए। यहाँ पे हम इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये बहुत इजी पार्ट है और इतना काम अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया कि ये आंसर आपका आएगा। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई में आपको मेथड सीखना है, फिजिक्स को सीखना है। कैलकुलेशन क्या है वो आपको खुद आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन और यहां से मैं आपको कंपेयर मेथड से क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंपेयर मेथड से हम इसको पढ़ेंगे और कंपेयर मेथड का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहां पर एक स्ट्रिंग या धागा दिया गया है और उस धागे पर यानी 2 समान धागे हैं और उन पर 2 गोले, क्योंकि मैंने थोड़ा सा धागों को दूर दिखा दिया है, समान लंबाई के धागे हैं लेकिन उन पर 2 गोले अटैच किए गए हैं इस तरीके से। इसके बाद क्या प्रोसेस की जाती है, इन गोलों को आवेशित करना प्रारंभ किया जाता है। समान प्रकार का आवेश इनको दिया जाता है। इसका अर्थ या तो प्लस दिया जाता है या तो माइनस दिया जाता है। तो यहां पर दिया जा रहा है प्लस आवेश। अब आपको पता है जब समान आवेश दिया जाता है तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। एक एक बात आप ध्यान रखिए। जब प्रतिकर्षण बल होगा तो ये इधर की तरफ जाएगा और ये वाला इधर की तरफ जाएगा। अच्छे समझ लीजिए। समान रूप से आवेशित किया तो प्रतिकर्षण होगा, ये इधर की तरफ जाएगा यानी कि अब ये यहां होगा और ये वाला यहां होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। पहले अनावेशित थे, फिर समान रूप से आवेशित किया तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगा जिसके कारण वो अब यहां चले गए। इनके बीच की जो दूरी है, मैं अलग से लिख रहा हूं, वो दूरी अब 0.2 मीटर है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको हम मिडिल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो यहां से ये जा चुका है 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे और ये भी जा चुका है 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे। और ये जो 2 लाइनें मैंने पहले आपको दिखाई थी, अब इसको केवल एक लाइन दिखा दीजिए, सिंगल लाइन बीचों बीच यहां पे इस तरीके से ये एक लाइन होगी और इसको नाम देते हैं O बिंदु। वो केवल आपको समझाने के लिए बताई थी, ठीक है। साथ ही यहां पे कहा गया है कि जो गोले दिए गए हैं इनका जो द्रव्यमान है वो 10 टू द पावर -3 kg है, यानी कि प्रत्येक का द्रव्यमान बराबर है और 10 टू द पावर -3 kg है। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कहा गया है कि इन पे जो आवेश है वो समान है, तो माना हम Q आवेश मान लेते हैं, तो इसका आवेश भी Q है, इसका आवेश भी Q है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ में जो डोरी है यानी कि यहां से लेकर यहां, तो नाम देना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये S है, ये A है, ये B है, इसे हम पहले ही नाम दे चुके हैं O। तो यहाँ पे जो AS और AB है, सॉरी SB है या BS है, इसकी लंबाई दी है 0.5 मीटर। समझ में आ गया होगा। डोरी की लंबाई दी गई है AS या BS बराबर 0.5 मीटर। तो इतना क्लियर हो चुका है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी, ये जब एक दूसरे से दूर गए तो किसके कारण गए,
प्रतिकर्षण बल के कारण गए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर बल यहां लग रहा होगा जिसका मान F होगा, इस पर बल यहां लग रहा होगा जिसका मान भी F ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का आवेश बराबर है, तो दोनों समान रूप से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों बलों को मैंने FF नाम दे दिया है। अब ये हमने सिंपल पेंडुलम की तरह लटका रखे, यानी कि हवा में लटके हुए हैं। तो देखिए द्रव्यमान है, तो इस पे एक बल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे भी एक बल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बल लग रहा होगा जिसे हम भार कहते हैं, वो mg होगा, जो कि कहां को लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब डोरी में खिंचाव भी तो होगा, तो जो डोरी में खिंचाव होगा वो यहां भी T होगा और यहां भी क्या होगा, T होगा। तो जो कंप्लीट फिगर है इस क्वेश्चन की वो बन गई है। अब हमें केवल इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो यह है कि यदि यहां पर ये सारी चीजें हमें पता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेमी का प्रमेय है या जो ट्राइंगल्स के लॉ है उसके आधार पर क्या होता है, उसके आधार पर होता है कि यहां पर जो ये बल लगा है, F बल लगा है, F, उसके सामने जो भुजा है AO, उसका अनुपात, फिर जैसे mg लगा हुआ है तो mg अपॉन mg के सामने भुजा, तो ये तो होगी नहीं, तो इस भुजा को हम ये वाली भुजा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा SO, और T के साथ जो भुजा है यानी कि AS। ये लेमी का प्रमेय कहता है कि जो बल है और उनके साथ जो भुजा है उनके अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपने याद रख लिया, ये आपको आता है। यदि ये आता है तो यहां तक आपको पता लग चुका है। अब आगे आपको करना क्या है, आगे आपको ये करना है कि यहां पर जिससे आपका रिजल्ट निकल सकता है उन दो को कंपेयर करना है। तो आपका रिजल्ट निकलेगा इन दोनों से, F अपॉन AO और mg अपॉन SO से। तो इनको आप कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर कैसे करेंगे, F अपॉन AO इज इक्वल्स टू mg अपॉन SO, राइट। और यहां से फिर क्या हो जाएगा, F बराबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको अपना सारा ध्यान लगाना है इस इक्वेशन पे, और यहां पे ये देखना है कि आपको कौन कौन सी बातें ज्ञात हैं और कौन कौन सी ज्ञात नहीं है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू mc इंटू AO अपॉन SO। तो देखिए जो F है ये दो आवेशों के बीच बल का मान है, और ये बल का मान कूलाम के नियम से निकलता है, जिसका मान होता है 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट QQ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस फिलहाल R स्क्वायर ही लिख देते हैं, या सीधे ही इस वैल्यू को हम 0.2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, m हमें ज्ञात है, m का मान कितना है 10 टू द पावर -3 है, z होता है 9.8, और अब आते हैं AO और SO, इनके मान ज्ञात है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं अलग से बता रहा हूं। AO 0.1 है, SO ये देखिए यहां पर ये जो त्रिभुज है इसमें ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भुजा जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो SO का मान होगा वो होगा अंडर रूट AS स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर, और AS क्या है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो हमें SO भी प्राप्त हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमें कर्ण पता है, कर्ण है 0.5, हमें इसका लंब भी पता है, अगर यहाँ कोण थीटा है या आधार जो भी है, फिलहाल हमें कुछ पता नहीं है, तो ये भी पता है, तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपका होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करके SO भी हमें पता लग गया। तो अब देखिए सारी वैल्यूज हमें पता लग चुकी हैं, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो मैं फिलहाल लिखता हूं AO अपॉन SO, राइट। अब केवल इसी वैल्यू को लिखते हैं, तो 10 टू द पावर -3 इंटू 9.8 इंटू AO का मान 0.1, और ये हो जाएगा अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर माइनस, इसको मिटाई देते हैं, 0.1 का स्क्वायर,
अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे Q चाहिए, तो Q का Q स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका मान होता है, ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, ये 0.2 स्क्वायर, और इज इक्वल्स इसको उल्टा लिखें 9.8 लिखें, उसके बाद इंटू 10 टू द पावर -3 और 0.1 अपॉन, इसको सॉल्व करना चाहे तो करें, अदरवाइज इसी तरीके से आप इसको रहने दे सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 और ये 26। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप दो फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग पहले इसका स्क्वायर कर दें फिर इसका स्क्वायर कर दें, या चाहे तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस हिसाब से क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया है, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, राइट, उसका प्रयोग करके ये वैल्यू फाइंड कर ली है। तो आपको Q स्क्वायर चाहिए, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फिर से 9.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.1 अपॉन अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा 24, और देखिए पॉइंट पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.24। अब यहां से देखिए ये सबसे पहले ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि इंटू 0.2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर ये अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Q का जो मान प्राप्त होगा वह होगा 2.357 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन सीखा और उसके बाद उसका आंसर कैसे फाइंड किया जाता है ये मैंने आपको बताया। तो बहुत आसान है, यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, एक जो लेमी का प्रमेय है या जो ट्राइंगल्स के लॉ हैं उनके आधार पर बल और उनकी जो भुजाएं हैं उनका क्या संबंध है, उसके बाद सारी बेसिक चीजें आपको कूलाम का नियम प्रयोग करना था, mg वहां पे जो वेट होता है उसके बारे में आपको पता था, और थोड़ा सा आपको पाइथागोरस थ्योरम भी अगर पता हो तो ये सारी आपने फाइंड कर ली है। अब इसी के कंपेयर का एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और आगे किस तरीके से करना है, थोड़ा सा उसमें कुछ एडवांस चीजें होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए जो क्वेश्चन मैं अब आपको बताने वाला हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसी का थोड़ा सा अपग्रेड फॉर्म है या प्रो फॉर्म है। क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या हमें फाइंड करना है, वो सब आप क्वेश्चन को पढ़िए और मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। दो फिगर मैंने बना ली हैं, इससे वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन में किस तरीके की बातें पूछी गई है। लगभग सेम क्वेश्चन है, यहां पर दो आवेशित गोले लिए गए हैं, उन दोनों के बीच यानी कि इस तरीके से उनको रखा गया है कि उनके बीच जो ये एंगल है यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है, ध्यान दीजिए ये 30 डिग्री का है। आप क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते रहें, तो एक साइड जो एंगल बनेगा वो 15 डिग्री बनेगा, दूसरी तरफ भी क्या बनेगा 15 डिग्री बनेगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसी का रूप है, इसीलिए मैंने कोई भी नाम चेंज नहीं किया है। और उसके बाद यहां पर जो कंडीशन तब बताई थी मैंने आपको, mg डाउनवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड होगा, इनमें रिपल्सिव फोर्स है और टेंशन भी है, तो ये सारी व्यवस्था यहां पर बनी हुई है। तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज मैं अभी आपको समझा चुका हूं, और वही फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है जो आपने पिछले टाइम पे प्रयोग किया। दूसरा पार्ट क्या है कि हमने इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है उसे उठाया और उसे हमने वाटर में रख दिया, यानी कि पानी में रख दिया, और पानी में रखने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये फिजिक्स है, आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो पोर्शन है वो डिट्टो प्रीवियस की तरह था, आपको वैसे ही फाइंड करना है, जो जो चीजें पूछी जाएंगी वो आप ज्ञात कर लोगे। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है, इसमें आपको जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, बार बार इस चीज पे मैं जोर देता हूं, प्रीवियस नॉलेज पे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके, कुछ आप 9th में पढ़ चुके, कुछ आप 10th में पढ़ चुके, कुछ आप 11th में पढ़ चुके हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन आपको यहां पे करना है। अब आपने पूरे सिस्टम को यानी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, फिर से डिस्टेंस जो एंगल है वो 30 डिग्री का है,
जो डिस्टेंस है वो सेम टू सेम है और बाकी कंडीशन भी सेम है, और आपने उस पूरे सिस्टम को कहाँ रख दिया है, पानी में रख दिया है। अब पानी में रखने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या चेंज होगा, यहां से देखिए, जब हम वाटर में किसी भी चीज को रखते हैं तो आपने महसूस किया होगा ना, जल के अंदर जो भार होता है वह कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो यहां पर भी वही होगा, यहां पर जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान पर जो बल यहां लग रहा था उससे हटकर एक और बल लगेगा, mg तो नीचे लगेगा, लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो यहां पर जो परिणामी बल होगा वो अलग होगा, यानी कि नीचे की तरफ जो बल लग रहा होगा उसका मान यहां से अलग होगा। एक चीज समझ में आ गई, पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि यहां पे जो W का मान होगा वो W डैश होगा, और वो कितना होगा, वो होगा mg माइनस, अब यहां पे जो डाउनवर्ड लगेगा, सॉरी जो अपवर्ड लगेगा उसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे एक बल लगेगा जिसको हम अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, अभी फाइंड करके आपको बताऊंगा। तो एक ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, हमने जो आवेश हैं उनको किसी अन्य माध्यम में रख दिया, और मैंने आपको बताया था कि अन्य माध्यम में यदि आप रखते, इसलिए मैंने एफ डैश लिखा हुआ है, यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्या चीज है, इसको हम परावैद्युतांक नियतांक कहते हैं। जैसे जल के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका मान 80 होता है। हालांकि यहाँ पे ये कौन सा द्रव है, पानी है या कोई द्रव है, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन देख लूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो यदि जल होगा तो इसका मान 80 होता है, लेकिन यहाँ पे जल नहीं होगा, हो सकता है कोई द्रव होगा। तो द्रव माने कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है हमें के का ही मान ज्ञात करना हो, तो एक यहाँ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको करना क्या है, पहले यहां से वही फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, यानी कि अभी बताया है एफ अपॉन क्या करेंगे, आप करेंगे AO इज इक्वल्स टू mg अपॉन क्या करेंगे SO, और T अपॉन क्या करेंगे AS, राइट। यहां पे फिर से इन दोनों से आप फॉर्मूला बनाएंगे तो F इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, mg इंटू AO अपॉन SO। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो A अपॉन SO है यानी कि AO अपॉन SO, यहां एंगल है और ये सामने पे है तो इसको लंब कहेंगे यहां पे, राइट। तो जो ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना AO अपॉन SO, ये टेन थीटा की वैल्यू है। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा AO अपॉन SO। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू mg इंटू 10, और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 15, इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है, राइट। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ भी हमें सेम चीज करनी है क्योंकि सारी चीजें, अब यहां पे मैंने देखो फिगर को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में की है। तो यहां पे देखिए सेम टू सेम होगा, लेकिन यहां पे कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको स्पेस को कम करते हैं, mg और ये हो गया mg। यहां पे क्या हो जाएगा, f डैश होगा, यहां का f और यहां का f अलग होगा, f डैश होगा। यहां पर जो वैल्यू है mg, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो बल mg जिसको हम कह रहे हैं, अगर जो परिणामी भार होगा नीचे की तरफ वो अलग होगा। तो यहां पे आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, कक्षा 9th में भी पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है। देखिए जो नीचे को बल लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा m से पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। m बराबर क्या होता है, थोड़ा देर के लिए इससे भूल जाते हैं। m बराबर होता है v इंटू डी। v क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन, और d क्या है, घनत्व, ठीक है। ये तो होता है m का मान। अब mg क्या हो जाएगा, v d इंटू जी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यदि द्रव ना होता, यानी कि ये जो द्रव है वो ना होता, तो उसका भार कितना होता है mg, और mg का मान होता है आयतन गुणा गया घनत्व गुणा गया गुरुत्वीय त्वरण, सही है। अब इस पे क्योंकि हमने द्रव में डाला, एक अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो वो अप थ्रस्ट फोर्स क्या करता है,
वो वॉल्यूम भी उतना ही रखता है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो यहां पे हम जो पहला केस है इसमें डेंसिटी ले लेते हैं रो, राइट, और जो दूसरा केस है उसमें डेंसिटी ले लेते हैं सिग्मा, और क्या हो जाएगा जी। यहां पर कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये हवा में लगने वाला भार है, वायु में। कहां पे लग रहा है? वायु में भार, ठीक हो गया। ये कहां को लगता है? डाउनवर्ड में, एरो दिखा रहा हूं यहां पे, ये नीचे को लगता है। ये जो दूसरी वैल्यू लिखी है मैंने, ये द्रव का क्या है? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, राइट। और ये कहां को लगता है? ऊपर की तरफ लगता है। समझ में आ गया? दोनों के फॉर्मूले डिट्टो हैं, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होगा रो, इसका जो घनत्व है यानी कि ये वस्तु का घनत्व है और ये द्रव का घनत्व है, और जी का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। ये कहां को लग रहा है? ये लग रहा है ऊपर की तरफ। तो जो नेट होगा यानी कि जो डब्ल्यू डैश होगा वो क्या हो जाएगा? वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, और इज इक्वल्स टू, देखो वी कॉमन आ जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा, तो रो माइनस क्या बचेगा? सिग्मा बचेगा। समझ में आ गया होगा? ये फॉर्मूला 11th में भी है और मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। सीधी सी बात है, नीचे की तरफ बल जो लग रहा है उसमें से ऊपर की तरफ जो उत्प्लावन बल लग रहा है उसे माइनस कर दो, और माइनस कैसे करना है ये फॉर्मूला पहले ही मैंने आपको बहुत बेसिक तौर पे बताया। दोनों के फॉर्मूले लिखे और ये घटा दिया, ये फॉर्मूला आपके पास आता है। तो यहाँ पे जो W है यानी कि जिसे हम mg कह रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये सब आपने सीख लिया है। अब इसे भी हम हटा देते हैं और यहाँ पे फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एफ डैश, इसको फिलहाल mg डैश कह रहा हूं, और इनटू यहाँ पे भी क्या आएगा? 1015 ही आएगा। ध्यान दें, यहाँ पे 1015 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है, ये चेंज नहीं हुआ। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या बनेगा? एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम जी डैश, ध्यान दें यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1015 इसमें भी था और 1015 इसमें भी है। ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये अभी कितने हैं वो आपको पता नहीं है, तो अब वैल्यू लिखते हैं। देखिए इस f का मान क्या होगा? तो आप इसके लिए f का मान जब लिखेंगे तो 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ध्यान दीजिए q और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? r है। तो हमने पहले f के लिए फॉर्मूला लगाया, ऐसे ही f डैश के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे 1/k करें, या चाहे तो k यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आप अभी लिखा था मैंने, यहाँ पे भी k लिख सकते हैं, या पूरा ब्रैकेट लगा के यहाँ k लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा, अभी बताया था, v इंटू यहाँ पे आएगा, क्योंकि स्पेयर है तो रो आएगा, और इंटू क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है, यहां फॉर्मूला मैंने बताया था vg रो माइनस सिग्मा आ जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व कर रहा हूं कि यहां पे कोई भी वैल्यू पूछे, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको निकालना क्या है। हो सकता है आपको रो निकालना हो सकता है आपको सिग्मा निकालना हो सकता है आपको वॉल्यूम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो। ये इक्वेशन बन चुकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए इसमें ये पूरी वैल्यू क्या हो रही? कैंसिल हो रही है, हो चुकी है कैंसिल। अब यहाँ पे ये वाली फिगर को मैं मिटा देता हूं ताकि आगे आपको यहाँ पे बता सकूं। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, जो k है वो 1 में है तो k ऊपर चले जाएगा। ध्यान से देखिए 1/k नीचे में है तो ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे v से v कैंसिल, g से g कैंसिल, क्या बच रहा है? आप भी सीखिए इस तरीके से इक्वेशन बनाना, ये है इंपॉर्टेंट। देखिए ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, k इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। फिर से ये जो रो है ये है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, राइट, और ये जो सिग्मा है ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड होगा उस लिक्विड की है। क्लियर हो चुका है? तो k इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दी गई है
नहीं, इसकी वैल्यू दी गई है 1600 kg पर मीटर क्यूब, राइट। और इसकी वैल्यू फिर से 1600 है, माइनस इसकी वैल्यू दी गई है 800। आप क्वेश्चन में देखिए ये वैल्यूज दी गई है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका, 1600 अपॉन 800 और ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है और यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बहुत बड़े लग रहे, ऐसा लग रहा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। मैं कहता हूं बहुत छोटे क्वेश्चन है। केवल आपको जो भी आपका नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना है और अच्छे से कैलकुलेशन करना है, और वो तभी हो पाएगा जब आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा। बेसिक अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मैंने बताई, ये रो कहां से आया, ये फॉर्मूला क्या होता है, मैं सब चीज आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये चीजें पहले से पता होंगी तब ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है।